संविधान संशोधन विधेयक है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए दोनों हाउस में। अब लोकसभा में इसका मतलब है सरकार को 362 चाहिए वोट और राज्यसभा में चाहिए 164। ये आंकड़े कहाँ से आएंगे? ये आंकड़े वहीं से आएंगे जो जिसके लिए आपने जेपीसी बनाया है कि आपको विपक्ष का सहयोग चाहिए ही चाहिए। लोहिया याद आते हैं जिनका कहना था कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। आप इतने सारे ईवीएम, इतनी सारी मशीनें कहाँ से लाएंगे जब आप एक राज्य में 7 चरणों में चुनाव कराते हैं? मैंने 52 से लेकर के 67 तक तो इस देश में चुनाव लगातार साथ हुआ है ना, तो संघीय ढांचे पे कोई चोट नहीं था। अब मोदी कर रहे हैं तो संघीय ढांचे पे चोट हो गया। डेमोक्रेसी के लिए कोर है इलेक्शन। इलेक्शन पे आप इससे बड़ा कोई फैसला नहीं हो सकता है। अब इलेक्शन के स्टेक होल्डर सिर्फ केंद्र की पार्टियां नहीं है, इलेक्शन का स्टेक होल्डर पूरा देश है। मान लीजिए एक साथ चुनाव हो रहा है और देश भर में एक मोमेंटम बना कि हमारा नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, तो बाकी पार्टियां कैसे इस बात की इस नैरेटिव का मुकाबला करेंगी? अगर बीजेपी को कोई टक्कर दे रहा है तो क्षेत्रीय पार्टियां दे रही हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को किसने टक्कर दी? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, जो कि क्षेत्रीय पार्टी है। झारखंड में जेएमएम ने दी, जो कि क्षेत्रीय पार्टी है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने दी, जो कि क्षेत्रीय पार्टी है। लोकसभा चुनाव में यूपी में अखिलेश यादव ने दी, जो कि क्षेत्रीय पार्टी है। नमस्कार, इलेक्शन कैफे में आपका स्वागत है। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। आज इस बेहद खास चर्चा में मेरे साथ हैं मयंक सर, संजय सर, सुमित सर। बाबा की वापसी हुई है कुछ दिनों के बाद, और पीडी सर। आज हम बात करेंगे एक देश एक चुनाव की। आज सरकार लोकसभा में 129वां संविधान संशोधन बिल लेकर के आई है। सरकार चाहती है कि लोकसभा, विधानसभा और जो त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव होते हैं वो एक साथ हों। सरकार का तर्क इसके पीछे है कि बहुत अलग अलग समय पर चुनाव होने से जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, इससे विकास योजनाओं पर असर पड़ता है। इसके लिए सरकार ने पिछले साल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। उसने सिफारिश की कि हाँ, एक देश एक चुनाव सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात नहीं है, इसको लागू किया जा सकता है। तो उसके लिए सरकार लोकसभा में बिल लेकर के आई है। अब तमाम आंकड़े इस रिपोर्ट में भी गवाही दे रहे हैं कि इससे देश की जीडीपी में 1.5% का इजाफा होगा। ये एक स्टडी उस रिपोर्ट में की गई है, तो वो आंकड़ा लगभग 4.5 लाख करोड़ के आसपास का बैठता है। उसी रिपोर्ट में हवाला दिया गया है कि देश भर में जो गैर सरकारी जो चुनाव में जो खर्चा होता है, चुनाव कराने में, मतलब चुनाव में जो एक्सपेंडिचर होता है, जो पार्टियां या कैंडिडेट्स करते हैं, वो गैर सरकारी जो आंकड़ा है वो 4 से 7 लाख करोड़ का है। तो कमेटी का भी ये तर्क था कि इतने जो लाखों करोड़ हो रहे हैं, इससे अर्थव्यवस्था को भी जो बचत होगी वो फायदा होगा। लेकिन सवाल ये है कि एक चीज़ ये है कि पार्टियों की कितनी सहमति है, क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टियां, इसका बहुत ज़्यादा कई पार्टियां जो मुखर विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि काइंड ऑफ एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शंस यूएस स्टाइल में इंडिया में इम्पोज करने की कोशिश जो है बीजेपी लेड एनडीए कर रहा है। दूसरा, उनका ये भी कहना है कि खासकर कांग्रेस ने अभी आरोप लगाया है कि आप नंबर कहाँ से लाएंगे, क्योंकि संविधान संशोधन बिल है, उसके लिए राज्यसभा लोकसभा दोनों में 2/3 बहुमत की जरूरत है। तो इसीलिए एक तो यह है कि सरकार ने तुरंत ही इसको जेपीसी में भेजने का समर्थन कर दिया है। उसके पीछे आरोप यह है कि इनके पास नंबर ही नहीं है, बस ये अभी लेके आए हैं। तो क्या जो टाइम बाय किया जा रहा है वो नंबर को जुगत करने की कोशिश है? तो हम दोनों ही चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली टिप्पणी बाबा इस पे आपकी है, इस पूरे मुद्दे पर। जी, मैं संसद से ही आ रहा हूँ, लोकसभा से होकर के उधर से ही आ रहा हूँ। तो आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या है। आज बिल जब पेश किया गया तो बिल पेश करने के पहले सदन की अनुमति ली जाती है और वाइस वोट से अनुमति दे दी जाती है। लेकिन इस बिल में ये हुआ कि लोगों ने डिवीज़न मांग लिया। वाइस वोट जब इलेक्ट्रॉनिक पे आया तो 220 का आंकड़ा आया था सरकार के पक्ष में और 149 आया था, क्योंकि मैं देख रहा था इसलिए। लेकिन हुआ कि नहीं, कहा गया पर्ची से कराइए। पर्ची से कराने के बाद 269 सरकार के पक्ष में आया और 198 सरकार के खिलाफ आया। ये लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस करने के समय का आंकड़ा है। अब बिल इंट्रोड्यूस हो गया। बिल इंट्रोड्यूस होने के बाद बिल जाएगा जेपीसी में, ये सरकार ने बोल दिया है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आपको, चूँकि आपने खुद कहा कि संविधान संशोधन विधेयक है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए दोनों हाउस में, या फिर वो जितने भी मेंबर प्रेजेंट रहते हैं उसका 50% चाहिए। ये दोनों नियम है। अब लोकसभा में इसका मतलब है सरकार को 362 चाहिए वोट और राज्यसभा में चाहिए 164। सरकार के पास अभी आपने देखा 269 हुआ है, लेकिन जो आंकड़े हैं सरकार के पास वो 294 के हैं। तो 294 और 362 में बहुत का अंतर है। उसी तरह राज्यसभा में देखिए तो 112 का आंकड़ा है सरकार के पास और उनको चाहिए 164। ये आंकड़े कहाँ से आएंगे? ये आंकड़े वहीं से आएंगे जो जिसके लिए आपने जेपीसी बनाया है कि आपको विपक्ष का सहयोग चाहिए ही चाहिए, नहीं तो उसके बिना नहीं हो सकता। जेपीसी में आप क्या करेंगे, विपक्ष की कितनी बात मानेंगे? ये हो गया।
स्टेज 1 हो गया, ये स्टेज 2 अब आया है जेपीसी का कि जेपीसी में चाहिए। अब स्टेज 3 की भी बात कर लेते हैं। स्टेज 3 की बात होगी तो ये होगा कि चुनाव क्या इतना तैयारी कर पाएगा, क्या इतना ईवीएम है, क्या इतने सिक्योरिटी फोर्सेज है। आप तो बाई इलेक्शन अभी टुकड़ों टुकड़ों में कराए हैं आपने, बाई इलेक्शन तो करा नहीं पाए ना एक जगह हर जगह है। तो बहुत सारे लोग बहुत तरह का आरोप लगा रहे हैं। 7 फेज में इलेक्शन कराते हैं, पूरे देश भर में इतने फेज में इलेक्शन होते हैं अलग अलग जगह पे, कैसे कराएंगे। ये कुछ प्रैक्टिकल समस्या है। सरकार को भी ये सब चीज़ मालूम है, लेकिन सरकार फिर भी लेके आई है क्योंकि सरकार पुश करना चाहती है इस बिल को और देखना चाहती है कि कहाँ तक वो इस पर एक आम राय बना पाती है। शायद उनको उम्मीद है कि छोटी छोटी पार्टियां, जैसे बीजू जनता दल के नेता से हमने पूछा तो उन्होंने बोला कि हमने डिसाइड नहीं किया है, वो अभी तक क्लियर नहीं है। वो और हम सब जानते हैं कि जैसे बीजू जनता दल हो, चाहे वाईएसआर कांग्रेस हो, चाहे टीआरएस हो, इन सभी पार्टियों ने पास्ट में राज्यसभा में सरकार को ये सब बचाते आए हुए हैं। लेकिन जैसे अकाली दल से पूछा या बाकी दलों से, शिवसेना वगैरह, ये सब इसके खिलाफ हैं। तो ये बिल का पैसेज बहुत मुश्किल है। अब ये जाएगा जेपीसी में, जेपीसी का गठन होगा, जेपीसी का गठन होगा, उसको 1-2 महीने लगेंगे। तो बजट सत्र या उसके बाद का जो मानसून सत्र है, शायद उसमें ये बिल आने की स्थिति में। पीडी सर, आपको चूंकि जल्दी थोड़ा जाना है, एक जो अच्छा आप रहेंगे तो, लेकिन फिर भी एक जो ये है, इसके विरोध में जो सबसे बड़ा जो तर्क लोग देते हैं, उनका कहना है कि अगर आप 5 साल में एक बार वोट करोगे तो जो वोटिंग के थ्रू, चुनाव के थ्रू एक जो प्रेशर हमेशा सरकार के ऊपर रहता है, केंद्र की या जो बड़ी पार्टियां राज्य स्तर पे भी हैं, वो अगर 5 साल में एक बार होगा तो सरकारें निरंकुश हो सकती हैं। और जो एक जन दबाव उनके ऊपर होता है कि उनको लगता है कि अगर हार गए किसी एक राज्य के चुनाव में तो केंद्र की नीतियों में भी कुछ परिवर्तन हो सकता है, कुछ जन कल्याणकारी या जो जनता के फायदे की चीज़ है वो सरकार के ऊपर लागू करने का दबाव होगा। वो सबसे बड़ा नुकसान इसका ये होने वाला है। देखिए, मुझे लोहिया याद आते हैं जिनका कहना था कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतज़ार नहीं करती। 1967 में जब कई राज्यों में संसोपाई सरकारें बनी थी, 9 राज्यों में बनी थीं, उसके कुछ महीनों बाद उन्होंने अपनी सरकार से इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया था कि तुम वादों पे खरे नहीं उतर रहे हो। तो एक लेवल की अव्यावहारिकता वो थी जो लोहिया अपनी वैचारिकता के साथ प्रदर्शित करते थे। एक दूसरा स्तर यहाँ पे है, यानी अभी तक एक देश एक चुनाव के पूरे मॉडल में इतनी विसंगतियाँ हैं, इतनी खामियाँ हैं कि इसके बिल के रूप में कल्पना ही नहीं की जा सकती है। सरकार अभी तक एक वोटर लिस्ट की बात नहीं कर पाई, वो इस बिल में नहीं है। यानी एक वोटर लिस्ट तो फिर भी हो सकता है विधानसभा चुनावों के लिए, राज्यसभा चुनावों के, लोकसभा चुनावों के लिए, क्योंकि नागरिक आप नहीं बदलते हैं, नागरिक वही होते हैं। लेकिन वैचारिक तौर पे देखें तो ये बिल जो है संघीय ढांचे पे चोट है ना। क्योंकि एक तो ये भी कि भारत में जो 543 सीटों के चुनाव होते हैं, उन 543 सीटों का ही कैरेक्टर अलग होता है, 543 तरह के चुनाव होते हैं। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जो एस्पिरेशन का अंतर होता है वो हम तमाम जगहों पे देखते रहे हैं। दिल्ली उसका उदाहरण है, जहां विधानसभा में आम आदमी पार्टी बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देती है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी उल्टा कर देती है। बंगाल में ज्योति बसु को हमने देखा था, लंबे समय तक विधानसभा में रहे लेकिन लोकसभा में उनका प्रदर्शन वैसा प्रभावी नहीं रहा। ऐसी तमाम जगहों पे सरकारें हैं, भी हमने आंध्रा में देखा। तो जाहिर है कि जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, जो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व है, वो एक देश एक चुनाव से प्रभावित हो सकता है, इसका अंदेशा छोटे दलों को है। लेकिन जो सरकार का सबसे बड़ा तर्क है, जो 2-3 तर्क हैं, वो सब अंतर्विरोधों से भरे हैं। एक तर्क ये है कि चुनाव खर्च घटेगा। मुझे अंदेशा है कि चुनाव खर्च बढ़ जाएगा, क्योंकि जो बिल आ रहा है उसमें प्रस्ताव है कि अगर कहीं मध्यावधि चुनाव की नौबत आई तो मध्यावधि, अगर कोई सरकार 2 साल चली उसके बाद गिर गई तो आप क्या करेंगे, अगले 3 साल बाद फिर वहाँ चुनाव कराएंगे। अगर लोकसभा में सरकार गिर गई 3 साल बाद, अब फिर आप नए सिरे से चुनाव कराएंगे। मतलब 5 साल में आपको 2-2 चुनाव कराने की नौबत आएगी। ये बिल अगर इसी ढंग से पास होता है तो इसका सीधा मतलब है कि चुनाव का खर्च आपका उससे और ज़्यादा बढ़ेगा, जिसको आप कम करने की बात कर रहे हैं। तो एक तो इसका पहलू ये है। दूसरा, आपको बहुत सारे नियम बदलने होंगे। क्या आप मध्यावधि चुनावों को पूरी तरह ख़त्म करना चाहेंगे? और अगर नहीं चाहेंगे तो हो सकता है कि अब 2034 तक, जब तक अभी बिल लाने की कवायद करें,
हो सकता है एक बार आप सारे राज्यों के चुनाव, केंद्र के चुनाव एक साथ करा लें, लेकिन कौन जानता है कि 2039 में 4 साल बाद उसके या 5 साल बाद उसके फिर कुछ सरकारें नहीं गिरेंगी, फिर केंद्र की सरकार नहीं गिरेगी। अभी इत्तेफाक से 10 साल में केंद्र में स्थिर सरकार है, लेकिन हमने तमाम राज्यों में, महाराष्ट्र में सरकार बदलती, उसके पहले यूपी में सरकार बदलती देखी है। तो अब कितने चुनाव अफोर्ड करेंगे, आप कितनी तरह की तैयारी करेंगे? तो ये सवाल तो है ही। जो सवाल बाबा उठा रहे थे अपनी जगह, वो है कि आप इतने सारे ईवीएम, इतनी सारी मशीनें कहाँ से लाएंगे? जब आप एक राज्य में 7 चरणों में चुनाव कराते हैं, तो मतलब राज्यों और विधानसभा चुनाव, केंद्र और विधानसभा चुनावों के एक साथ कराने के साधन कहाँ से जुटाएंगे? ये सवाल तो अलग है। लेकिन जो इसका वैचारिक पक्ष है कि ये संघीय ढांचे पे, मुद्दे पे चोट होगा, ये बात भी एक तरह से झूठ है कि इससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि नीतिगत फैसले करने पे रोक हो सकती है, उसके इम्प्लीमेंटेशन पे कहीं रोक नहीं है। आप ऐसा नहीं कि अगर कोई इमारत बनवा रहे हैं, कोई पुल बनवा रहे हैं तो पुल का काम रोक दें। ऐसा नहीं कोई कारखाना खड़ा हो रहा है तो आप कारखाने का काम रोक दें। वो कारखाने का काम तो होगा अपनी जगह। आपको नीतिगत फैसले, जिसके चोर दरवाजे तमाम सरकारें निकालती रही हैं, अब भी निकालती रही हैं, बल्कि चुनाव आयोग कई बार देखता है कि किस नेता की कब रैली है, उसके बाद चुनाव आयोग उसकी घोषणा करता है। तो मेरे हिसाब से वैचारिक, व्यवहारिक दोनों स्तरों पे ये बिल जो है अभी अटकने वाला है, और इसको मतलब पास होते देखने के लिए हम लोगों को भारतीय के संघीय ढांचे के साथ छेड़छाड़ करनी होगी। संजय सर, ये जो पीडी सर ने कहा कि ये जो बिल है ये उस संभावना को तो नहीं रोकता, क्योंकि मान लीजिए कोई असेंबली जो है बहुमत के अभाव में गिर गई, तो उसके बाद फिर दोबारा चुनाव होगा। बिल के अकॉर्डिंग जो है वो जो टर्म होगा उतने बचे समय के लिए, मान लीजिए 3 साल बाद गिर गई तो बचा जो 2 साल का समय है, 2 साल के लिए चुनाव होगा। मतलब कि आप वो तो नहीं रोक पा रहे व्यवहारिक तौर से। एक तो वो बात हुई। दूसरी बात, आपको ये इसके पीछे का जो एक है कि बाकी बातें अपनी जगह, लेकिन हर चीज़ के पीछे पॉलिटिक्स तो होती है। कोई भी अपने नफे नुकसान के बिना कोई बिल तो सरकार लाई नहीं है। तो अभी आपका नंबर है नहीं 2/3 बहुमत का आंकड़ा, इसके पीछे की पूरी क्या पॉलिटिक्स है बीजेपी एनडीए की? बहुत सारी बातें हो गई। पहले जो आपने उनसे पूछा था कि सरकार बार बार चुनाव होती है तो सरकार प्रेशर में रहता है और सरकार फिर अपने नियम कानून उस हिसाब से बदलती होगी, लेकिन 5 साल तक बैठी रहती है। मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ तमाम तरह का लोगों के मन में एक रोष था, लेकिन वो सरकार 5 साल बैठी रही। दूसरी चीज़ है कि आप कितनी बार ऐसा देखते हैं कि प्रदेश की सरकार के चुनाव के बाद केंद्र ने अपने निर्णय बदले हों, और केंद्र ने इस तरह से निर्णय बदले हों कि आपको लग रहा हो कि सीधा सीधा इस असेंबली इलेक्शन का इम्पैक्ट है। हमारे यहाँ जितने तरह के चुनाव होते हैं, तो इसलिए मैं उसको नहीं मानता कि 5 साल में, अभी हर 3 महीने पे संसद के चुनाव के बाद अभी तक कितने राज्यों के चुनाव हो गए। हरियाणा लोकसभा के बाद बीजेपी को ये वादा करना पड़ा, अमित शाह ने खुद वादा किया कि अग्निवीरों को पेंशन वाली सरकारी नौकरी देंगे। ये एक बड़ी घोषणा है। अग्निवीर को जो नौकरी मिलनी थी वो पहले अनाउंसमेंट हो चुका था। हमारी समस्या ये है कि हम बाद वाली चीज़ों को देखते हैं। जब से अग्निवीर का शोर मचा था तभी से ये एकदम डिफाइन कर दिया गया है कि सेंट्रल पुलिस फोर्स में कितने जाएंगे, कैसे जाएंगे, उनको क्या होगा। तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स ने उसको अपने तरह से अनाउंस किया था, वो पार्लियामेंट इलेक्शन के पहले। हम भूल जाते हैं, पब्लिक मेमोरी शॉर्ट है। जो पेंशन वाला पार्ट था ना, ये थोड़ा पेंशन वाला, देखिए पेंशन वाला तो पेंशन वाली सरकार नहीं, जो आप जिस नौकरी, वो बोला उन्होंने आपके समझने के लिए। अब मान लीजिए कोई सीआरपीएफ बीएसएफ में जाएगा तो वहाँ तो न्यू पेंशन स्कीम लागू है ना भैया, कि उनको कहेगा कि तुम वहाँ से आओ, अग्निवीर से आओ, तो तुमको हम पेंशन नहीं देंगे। उनको तो वो बेनिफिट्स मिलेगी जो आम किसी को मिलती है। दूसरी चीज़ मैं कह रहा हूँ कि जो बात कह रहे थे अभी कि संघीय ढांचा पर चोट है, ये बात बहुत कही जा रही है। संघीय ढांचा नेहरू जी के समय में ठीक था। माने 52 से लेकर के 67 तक तो इस देश में चुनाव लगातार 7 हुए हैं ना, तो संघीय ढांचे पे कोई चोट नहीं था। अब मोदी कर रहे हैं तो संघीय ढांचे पे चोट हो गया। 70 में जो चुनाव हुआ वो संघीय ढांचे को बचाने के लिए जो वो चुनाव किया था इंदिरा गांधी ने, जो 71 में चुनाव हुआ, क्योंकि दिसंबर 70 में उन्होंने दिसंबर के अंत में, आखिर
मतलब साल आखिर हो रहा था तो इंदिरा गांधी अचानक से रेडियो पे आई और उन्होंने अनाउंस कर दिया, क्योंकि वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, उनको अपने कांग्रेस पार्टी से ही निकाल दिया गया, तमाम चीज़ें हुई थी, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया। तो वो संघीय ढांचे को बचाने के लिए चुनाव लड़ रही थी या अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपना पद बचाने के लिए चुनाव लड़ रही थी? तो हमें कुछ चीज़ें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, कहने में बहुत अच्छा लगता है कि एकदम संघीय ढांचे पे, फेडरलिज्म पे गहन चोट है, फलाना है, चिलाना है। तो 67 का जिक्र ही है। देखिए उसमें मतलब आप पूरी बात कर लीजिए। असल में देखिए मुझे मतलब नेहरू या इंदिरा ने जो किया तो किया ही, बल्कि मुझे याद है कि ये सच है कि संघीय ढांचे को बार बार छेड़ा गया। आपको ध्यान होगा कि जब मोरारजी देसाई की सरकार 77 में बनी तो राज्य सरकारों को वो कर दिया गया, भंग कर दिया गया कि उनको नए सिरे से जनादेश लेना होगा, जो यहाँ कांग्रेस की सरकारें थी। 1980 में जब कांग्रेस जीत के आई तो उन्होंने जनता पार्टी वाली सरकारों को भंग कर दिया, राज्य सरकारों को, क्योंकि उनको नए सिरे से। मेरा कहना है कि 1947 में जो देश बना था उसमें लोकतांत्रिक परंपराएं धीरे धीरे स्थिर हो रही थी, मजबूत हो रही थी। कई पे सवाल उठे, कई पे संविधान का दुरुपयोग है, जो हम लोग, मामला नेहरू और मोदी का नहीं है, मामला 1970, 1950 और 2014 का है। 1950 में जो गलतियाँ हुई, 1970 में जो गलतियाँ हुई, एक 70 साल 75 साल पुराना लोकतंत्र क्या उनको रिपीट करेगा इस तर्क पे? अब उसमें संघीय ढांचे वाली बात, अब किसी सरकार को आप अगर 50 साल पहले या 25 साल 30 साल पहले ममता का जो तेवर है वहाँ सरकार गिरा दी गई, आज आप किसी सरकार को गिरा नहीं सकते, जो पहले ताश के पत्तों की तरह हटा दिया करते थे, गिरा दिया करते थे। तो कई चीजें, कई संस्थाएं धीरे धीरे मजबूत होती हैं। संस्थाएं मजबूत होती हैं। सवाल ये है कि जब आप कहते हैं और कांग्रेस पार्टी चढ़ चढ़ के कह रही है कि संघीय ढांचे पे चोट है, तो कम से कम कह दे कि हाँ इंदिरा जी ने संघीय ढांचे पे चोट किया था। पहली बात, पहली बात। दूसरा है कि पहले तो संघीय ढांचे पे चोट वही थी जब पहली इलेक्टेड गवर्नमेंट को 1949 में 59 में गिरा दिया था इंदिरा गांधी एज पार्टी प्रेसिडेंट एंड जवाहरलाल नेहरू एज प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने केरला की एम.एस. नमूद्रीपाद गवर्नमेंट को गिरा दिया था। चलिए, तो ये गलती को सुधारने की बात है। दूसरी चीज, मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ, इसमें एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, ये जो संघीय ढांचे पर छेड़छाड़ वाली बात जो आ रही है, इसमें एक स्पष्टीकरण देना जरूरी है। संघीय ढांचे पर हमला तब होगा, जो इसके जो कहा जाता है कि होगा, वो तब होगा कि जब आप स्थानीय निकाय के चुनाव और पंचायत के चुनाव, जिनको करवाने का अधिकार राज्य चुनाव आयोग के पास होता है, वो अधिकार राज्यों से लेकर के आप ये कहेंगे कि 100 दिनों के भीतर लोकसभा विधानसभा चुनाव के साथ स्थानीय निकाय के चुनाव भी होंगे। अभी जो 2 बिल आए हैं उनमें ये प्रस्ताव कहीं दूर दूर तक नहीं है। तो इसलिए ये जो तर्क आ रहा है कि संघीय ढांचे पर हमला होगा, संघीय ढांचा कमजोर हो जाएगा, ये तर्क बेमानी है। दूसरी चीज़ ये है कि आप मान लीजिए कि कहा गया कि 5 साल में चुनाव फिर होगा। आप याद कीजिए, अचानक मतलब 5 साल में 3 टर्म वाले एमपी कैसे हो गए थे? देवेगौड़ा की सरकार, उन देवीलाल की सरकार, उसके बाद फिर एक और सरकार, वीपी सिंह की सरकार, गुजराल की सरकार, देवेगौड़ा भी उसके बाद आए, गुजराल के बाद। तो ये तमाम सरकारें अगर गिरनी है तो ये रिमाइंडर पीरियड के लिए भी गिर सकती हैं, और अदरवाइज अपने वेट से भी जब चरमरा के गिरती हैं तो चुनाव होता ही है। तो उस तरह के खर्चे बढ़ेंगे, हम अदरवाइज भी बढ़ते हैं। अदरवाइज भी किसी प्रदेश में अगर पहले सरकार गिर जाती है तो चुनाव होता है। तीसरी चीज़ जो है कि आप एक जगह पे फॉल्ट कर सकते हैं कि आपका इंटेंशन इतना अच्छा था तो ये सारे असेंबली के जो चुनाव हैं इनको एडवांस करके पार्लियामेंट के साथ करवा लेते या उसके बाद करवा लेते, ये मैं मानता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि ईवीएम कहाँ से लाएंगे? पहले तो मैंने ईवीएम पे सवाल, अब ईवीएम कहाँ से लाएंगे? वो आ जाएगा भाई। हमारा देश मतलब बहुत आगे बढ़ चुका है। हम ये मान करके क्यों चल रहे हैं कि हमारी मशीन की कैपेसिटी या बनाने की कैपेसिटी या हमारी कैपेबिलिटी वो नहीं है? तमाम चीज़ें हैं। खर्चे की जहाँ तक बात है, देखिए हमारे यहाँ के लोग इतने परिपक्व हैं कि वो स्प्लिट वोटिंग करना जानते हैं। अभी महाराष्ट्र में विधानसभा और एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का, नांदेड़ का, एकदम शार्प आपके आंख के सामने है। पिछली बार अगर देखेंगे तो उड़ीसा का चुनाव जो है एकदम आपके सामने है कि एक ही साथ हुआ। उड़ीसा के लोगों ने पार्लियामेंट के लिए अलग तरह से वोट किया और विधानसभा के लिए अलग वोट किया। तो वो वोटर की मैच्योरिटी पे हम छोड़ देते हैं। जहाँ बात ये बच जाती है, देखिए समस्या तो होती है हमेशा, मतलब बार। हाँ, उसका एक फ़ायदा हम लोग जैसे को ज़रूर होता है कि हमारी दुकान चलती रहती है। माने मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ कि हमारी दुकान चलती रहती है और बहुत सारे और लोगों की भी दुकान चलती रहती है।
इशू ये है कि क्या ये 5 साल मोदी कर रहे हैं अपने फायदे के लिए या जनता के कल्याण के लिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, आप एक बात सही करें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना एक इंटरेस्ट तो देखती है, क्योंकि मोदी का एक पर्सोना है, लार्जर देन लाइफ एक पर्सोना है, इसमें कोई मतलब आप चाहें ना चाहें वो एक पर्सोना है। तो उस पर्सोने के साथ क्या इसको लिंक करके, हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्ट्रियल मतलब पार्लियामेंट्री चुनाव है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म का ही एक तरह से चुनाव है, उस फॉर्म में मतलब एक तरह से वो हो जाए। रिसोर्सेज का इशू है, वैलिड क्वेश्चंस हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, वैलिड क्वेश्चंस हैं जरूर हैं, लेकिन सिरे से उस इतने तर्क गिनाए संजय जी भी आपने, तो वो परसोना वाली जो बात है ना, उस पर डिटेल डालिए ना कि भाजपा ये क्यों करना चाह रही है, क्या उसका मंशा क्या है। क्या एक ही व्यक्ति के पास सब चला जाए जो ये गाहे बगाहे चोरी छुपे पीछे से बोला जा रहा है कि ये हिटलर शाही की तरफ आगे बढ़ रहा है, सारी की सारी ताकत प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में आने वाली है, क्या ये बात सच है? देखिए, अगर हिटलर शाही की ओर जाने वाला होता तो 1970 में चुनाव करवाने की नौबत ही नहीं आती। 1967 का जिक्र जो उन्होंने किया उसमें 9 सरकारें, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग सरकार आ गई थी। कांग्रेस का उतना बड़ा मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस वजूद होने के बाद तो, और नेहरू जी का मतलब एक इंडिपेंडेंस है, गांधी जी का, बाकी तमाम चीज़ें, मैं नेहरू जी के उसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं उसी पे कह रहा हूँ कि थोड़ा इतिहास को देखते हुए मतलब ये कह सकते हैं कि ऐसा सोच करके चलना, मतलब मोदी जी इज़ 72, ही इज़ नॉट गोइंग हियर फॉर अनदर बी देयर 50 साल 25 साल आगे नहीं रहेंगे ना, मतलब वो आने वाले 25 साल तो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे ना, एक चुनाव या 2 चुनाव मैक्सिमम, तो वो कितना उनके उसमें जाएगा। फिर बहुत सारे प्रदेश हैं जहां वो यू आंसर्ड मी, जब मोदी जी को हमेशा नहीं रहना है, ही इज 74, तब सवाल ये उठता है कि इन परिस्थिति में ये क्यों लाया गया? जब नंबर नहीं है आपके पास, आप संख्या प्रूव नहीं कर सकते, क्यों लाकर पूरे देश को इस डिबेट की ओर धकेला गया कि हम सब कुछ छोड़ के ये बात करें कि देश में एक वक्त पे एक चुनाव होने चाहिए? नहीं, हम सब कुछ छोड़ के उस पर बात नहीं कर रहे, उस पर भी बात कर रहे हैं। क्यों हम उस पे क्योंकि नौकरी पे बेरोजगारी पे बात करने के लिए संसद चल रहा है, वो बात नहीं कर रहे हैं, वो तो एक मुद्दे को लेकर के बैठे हुए हैं। पैलेस्टाइन का बैग और बांग्लादेश के बैग, पहले पैलेस्टाइन के बैग पे क्रिटिसिज्म हो गया तो बांग्लादेश का बैग आ गया, क्योंकि एक पक्ष को लगा कि मतलब वो उसको करना है, उस पर अटैक में आ गए तो बांग्लादेश के बैग पे आ गए। पुर्णेंदु से पूछना चाहता हूँ, पुर्णेंदु, आपने जब इलेक्शन कैफे का टॉपिक तय किया तो आपने वन नेशन वन इलेक्शन टॉपिक क्यों तय किया? अपने रोजगार पर या किसी दूसरे महंगाई के ऊपर इसको ये टॉपिक तय क्यों नहीं किया? देखिए, इस शो का नाम है इलेक्शन कैफे, तो इसके थीम में इलेक्शन है, और वन नेशन वन इलेक्शन हुआ तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई और टॉपिक हो हमारे लिए। नहीं, पर ये हाँ, नहीं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जब सरकार के पास ऐसी मंशा नहीं है कि राजनीतिक तौर पर कि हमको फ़ायदा मिले, ऐसा इरादा नहीं है कि हमको हमेशा के लिए इस कुर्सी पर बैठे रहना है, ऐसा नंबर नहीं है आपके पास कि आप नंबर देके प्रूव कर सकें कि आप अभी नहीं तो 2 महीने के बाद या 6 महीने के बाद आप इसको ला देंगे, फिर क्यों लाया गया? ऐसे लाने की जल्दी क्या थी? नंबर इकट्ठा कर लेते, किसको देख रहे हैं, क्या तौल रहे हैं? आप इतने मजे हुए पॉलिटिकल करस्पॉन्डेंट हैं, कम एंकर हैं, पॉलिटिक्स के बारे में कहा जाता है ना, पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। तो आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी को जेपीसी में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इसीलिए भेजा गया है कि उस आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करना। अगर ये होता है तो मुझे लगता है देश के लिए तो फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि तमाम तरह के झमेले होते हैं। बच गया महंगाई बेरोजगारी पे, तो बेरोजगारी पे मतलब एक तो है कि आप रेट्रिक की तरह कई बार ये सवाल आ जाता है कि महंगाई, अभी कल ये आंकड़े जो दे रहे थे मयंक कि 22 करोड़ नए लोग आ गए इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, उनकी आमदनी कहीं से तो बढ़ी होगी ना, या आमदनी उतने लोगों की एडिशन हुई है ना, तभी तो वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना। वो कोई आंकड़े हवा में से तो लाए नहीं थे, आंकड़े सब्सटैंटिव वो आंकड़े थे। नहीं, वो अलग अलग चीज़, ये नहीं है कि 22 करोड़ नए लोग आ गए। जब सवाल जो था आपका सर कि अभी क्यों लाया गया, मेरे हिसाब से 4 जून को जो वर्डिक्ट आया था उसको अंडू करने का ये एक लास्ट सिग्नल था ये। अब देखिए 4 जून के बाद लगा क्या कि बहुत सारे काम जो रुके हुए थे वो नहीं होगा, उसमें एक बहुत बड़ी कड़ी थी ये कि ये तो होगा नहीं, इनके पास नंबर नहीं है, 2/3 नहीं है, ये सिग्नलिंग के लिए कि नहीं वी आर बैक। और जो एबेरेशन हमको हुआ था 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद कि हम कमज़ोर दिख रहे हैं, उसको अंडू करने के लिए लाया गया।
इस पूरे नॉलेज के साथ कि ये फिलहाल पास करने की स्थिति में नहीं है, हमको ये लगता है। दूसरी बात हमको जो बोलना था, संघीय संघीय ढांचे पे चोट ये नहीं है कि एक ही जगह एक ही तरह की सरकार सब बन जाएगी। मेरे हिसाब से है, क्लैरिफिकेशन आया था किसी ऑफिशियल सोर्स से नहीं, ऑफिशियल सोर्स से क्लैरिफिकेशन आया था, किसी एक आदमी का बयान नहीं था। ये था क्या कि स्टेट से कंसेंट नहीं लिया जाएगा। मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। अब हम लोग जानते हैं, हम लोग 75 साल इतने साल के डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं और डेमोक्रेसी के लिए कोर है इलेक्शन। इलेक्शन पे आप इससे बड़ा कोई फैसला नहीं हो सकता है। अब इलेक्शन के स्टेक होल्डर सिर्फ केंद्र की पार्टियां नहीं हैं, इलेक्शन का स्टेक होल्डर पूरा देश है। और जितना सेंटर में मतलब पार्लियामेंट इम्पोर्टेंट है, उतना ये स्टेट असेंबली भी इम्पोर्टेंट है, उसके नीचे वाली भी कड़ी भी है। अगर उस सारे को बाईपास करके पार्लियामेंट में ही अगर सब फैसला ले लेते हैं इतने बड़े इशू का, हमको लगता है कि ये सिर्फ 2/3 मेजोरिटी से लोकसभा में और राज्यसभा में पास हो जाना ही इसको नहीं माना जाना चाहिए। मेरे हिसाब से ये इतना बड़ा मसला है कि इस पर रेफरेंडम होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। आप एक इलेक्शन से पहले था, बाद में चेंज हो गया, अब पिछले कई साल से एक पैटर्न है और उसमें बहुत कम एवरेशन हमको मिलता है। ऐसा अब हम लोग को बहुत कम देखना पड़ता है कि मिड टर्म इलेक्शन हो गया स्टेट्स में भी, बहुत रेयर है ये। पहले 90s के दौर में खूब होता था, लेकिन उसका ऐसे बदल गया है। तो अब फिर से इस नया सिस्टम जो मैच्योर हो चुका है, उसको अंडू करने के लिए हम 50s और 60s के में जाएं, तो ये बहुत बड़ा फैसला है। और इसीलिए इसमें जितना ज़्यादा कंसल्टेशन हम कर सके, वो रेफरेंडम हो या किसी भी तरह से हो, ये बहुत बड़ा बदलाव है। और दूसरा, आप बचत की बात बोल रहे थे ना, और उसी फिगर में दो है ना कि एक बार इलेक्शन कंडक्ट किया गया तो सरकारी खर्च जो है वो 4 लाख करोड़ होगा। गैर सरकारी खर्च जो है, अब हम लोग बहुत साल हम पिंक अखबार में भी काम किए, तो उसमें हम लोग इलेक्शन के समय में स्टोरी देख रहे, क्या ट्रैक करते थे, दारू का सेल कितना बढ़ गया, कुछ खास किस्म की गाड़ियों का सेल कितना बढ़ गया, कैटरिंग सर्विसेज कितना स्ट्रॉन्ग हो गया। आजकल बहुत सारे पॉलिटिकल कंसल्टेंट हैं, उनकी दुकान चलती है। और ये सब जो अब जिस किसी सोर्स से पैसा आता है, ये हम लोग बोलते थे इसको कि इलेक्शन बूस्ट है इकोनॉमी के लिए। अब एक बार करेंगे तो 5 साल में ही एक बार बूस्ट मिलेगा। अभी है कि हर साल में बूस्ट जो मिलता है उससे हम लोग वंचित रह जाएंगे। तो वो जी, आपकी बात हो गई क्या पूरी? हाँ नहीं पूरी कर लीजिए, आप कुछ और बोल रहे नहीं बस हो गया पूरी। 2-3 अच्छा, बात महंग सर ये है कि कुछ ना कुछ अलग आंकड़ा लेके आते हैं। नहीं, जीडीपी वाले पे मुझे भी ऑब्जेक्शन था। जीडीपी वाला मामला तो जीडीपी बढ़ते ही जितना चुनाव होता है। तो फिर तो इस लॉजिक से तो अपने को हर 2 महीने 3 महीने में कंपलसरी चुनाव कराने चाहिए। नहीं, इसका ये फ़ायदा होगा ना, जीडीपी जब बढ़ रही है तो ठीक है, अच्छी बात है। फिर तो हर 3 महीने में 5 साल का कार्यकाल क्यों रखते हैं हम? नहीं, उसके साथ साथ ये भी होता है ना, एक गवर्नमेंट के लिए चुनौती होती है, एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग, क्विक फिक्स हम लोग ये बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हुआ तुरंत फिक्स करते हैं। एक होता है लंबी प्लानिंग, जैसे अब 4-5 साल 10 साल की कहानी आप अगर लेते डिजिटल इकोनॉमी, उसको नर्चर किया गया है। और अभी इंडिया शाइनिंग एग्जाम्पल है पूरी दुनिया में डिजिटल इकोनॉमी, उसको नर्चर किया गया। ये जो है, अगर हर 2 महीने में इलेक्शन होगा, किसी का कोई सर फिर आएगा और बोलेगा कि नहीं हमको चाहिए ही नहीं, तो वो डिसरप्शन न हो, इसीलिए एक सर्टेन पीरियड तो रहना चाहिए, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जो भी तय करें। नहीं, अमेरिका में 4 साल में होता है, भारत ने 5 साल का समय तय किया। ये तो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने तय किया। अमेरिका में भी आप ये भी देखिएगा, वहाँ दोनों जो सदन है वहाँ का कंपोजिशन पूरी तरह से चेंज होता है 2 साल में। मिड टर्म इलेक्शन पूरी तरह से अल्टर कर देता है। हो सकता है क्या कि अभी ट्रम्प एकदम से 2 साल के मतदाताओं पर निर्भर करता है। पर मैं एक चीज़ जो 2-3 चीज़ें आपने जो कही हैं, कभी काफ़ी फूड फॉर थॉट्स आपने दे दिए। पहली बात तो जो आपने फेडरल की बात कही कि राज्यों की सहमति आवश्यक है, तो जैसा मैंने बीच में अभी इंटरप्ट किया था कि जब ये वाला कानून बिल आएगा कि आपको स्थानीय निकाय के चुनाव, पंचायत के चुनाव भी विधानसभा के, लोकसभा चुनाव के 100 दिनों के भीतर कराने, तब आपको 50% राज्य विधानसभाओं की सहमति आवश्यक होगी। पहली बात तो ये है। वो भी लेकिन पेरिफेरल है। स्टेट असेंबली का चुनाव उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना स्टेट असेंबली का कंसेंट। मैं समझ गया,
मैं समझ गया आपकी बात। अमेंडमेंट बिल में होता है ना, स्टेट्स के द्वारा, मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स के द्वारा रेटिफिकेशन होता है, क्या इसमें भी होगा? अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इतने बड़े फैसले को बिना स्टेट्स के रेटिफिकेशन के वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बिल बनाया गया वो इस तरह से बनाया गया है कि उसमें एक नया जो आर्टिकल है वो इंसर्ट किया जा रहा है 82, और वो उसके लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता होती है, हमारे संविधान में लिखा गया है, तो इसलिए ये वाला प्रावधान लाया जा रहा है। दूसरी बात, आप ये क्यों भूल रहे हैं कि राज्यसभा की भी अनुमति चाहिए इसमें 2/3, और राज्यसभा तो है ही वो काउंसिल ऑफ स्टेट, उसमें तो राज्यों की नुमाइंदगी होती है, तो ये तो राज्यों की सहमति एक तरह से इसमें होगी। जब राज्यसभा में इसकी सहमति मिलती है या नहीं मिलती, वो तो खैर बात की बात है, नंबर्स नहीं हो तो हम इस पर चर्चा कर ही चुके हैं। दूसरी बात, जो आपने रेफरेंडम की बात कही, वो मुझे थोड़ी हैरान करने वाली, थोड़ी परेशान करने वाली बात है। क्योंकि हमारे 75 साल के इतिहास में मांग तो कई बार उठी कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन आज तक कभी किसी चीज़ पे रेफरेंडम उस तरह से हुआ नहीं है। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश हैं, हम हर 5 साल में यहाँ पर चुनाव करते हैं, आइडियली बीच में मिड टर्म पोल होता है वो अलग बात है, लेकिन 5 साल में चुनाव होता है, और चुनाव में जो चुनी हुई सरकार होती है, जो पार्टी जीत करके आती है, ये मान करके चला जाता है कि उसको देश की जनता का रेफरेंडम मिला हुआ है। तो इसलिए किसी एक टॉपिक को लेकर के रेफरेंडम कराना, मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी परेशान करने वाली बात है। रेफरेंडम से मेरा मतलब यही है कि ये इतना बड़ा बदलाव है कि इसमें सबकी सहमति हो या मेजॉरिटी, बहुत बड़े मेजॉरिटी की सहमत हो, इसके लिए जो भी आप नहीं, मुझे लगता नहीं कि वो बहुत बड़ा है, कोई बहुत बड़ा इस तरह का नहीं है। हम लोग चर्चा में इस बात को कह सकते हैं। ये सोचना होगा कि जो पहले चला आ रहा था वो तो कोई प्लानिंग करके नहीं हो रहा था, वो तो चूँकि क्रम इस तरह का बना हुआ था, पहले चुनाव के साथ साथ जो 69 तक चुनाव होते रहे सारे साथ में, वो तो क्रम इस तरह का बना हुआ था। अब प्रश्न ये पूछना चाहिए कि वो टूटा क्यों? वो टूटा अनायास टूटा या किसी योजनाबद्ध ढंग से टूटा था? तो पहली बात तो आपको वहाँ पर इंटेंशन पता करना पड़ेगा। दूसरी बात, अब अगर हम यहाँ पर इंटेंशन पर सवाल उठा रहे हैं कि ये क्यों किया जा रहा है, तो फिर आपको ये भी पूछना पड़ेगा कि उस वक्त क्यों तोड़ा गया इसको। और दूसरी बात ये है कि ये इतना बड़ा नहीं है, ये होता ही है। सिर्फ भारत में करने की बात हो रही है ऐसा नहीं है, देश दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर कि साइमल्टेनियस पोल्स होते हैं, एक साथ चुनाव होते हैं, और उसके फ़ायदे क्या हैं क्या नहीं हैं वो उस पर बहुत लंबी स्टडी भी हो चुकी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा है जिसके चलते हमें इतना इस पर माथापच्ची करने की ज़रूरत है। और जो आपने कहा कंसल्टेशन की बात, तो जेपीसी जो होती है वो मिनी पार्लियामेंट है। संजय जी ने भी कहा कि वहाँ पर मौके होंगे। अब जैसे जीएसटी था, जीएसटी पे तो आप जानते हैं कांग्रेस की तरफ से आइडिया आया था, बाद में बीजेपी ने उस वक्त विरोध किया, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई तब कांग्रेस ने विरोध के बावजूद भी कई चीज़ों पर सहमति जताई, और फिर ये संविधान संशोधन हुआ और जीएसटी लागू हुआ पूरे देश में। आज 5 साल उसको लागू हुए हो चुके हैं। तो ये तो बड़े बड़ी चीज़ें होती हैं, उसमें जेपीसी है इसीलिए कि मुझे लगता है कि सहमति बने सरकार में और विपक्षी पार्टियों में। सुमित सर जी, देखिए नहीं हो नहीं गया अभी। एक सवाल आपके लिए, दोनों के लिए एक बाकी है। एक सवाल आप निकले तो दूर तक जाएंगे। एक सवाल सर भी तो कुछ बोलना चाह रहे थे। हाँ, तो एक तो ये है कि देखिए संसाधन के मामले में आज की तारीख में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है, और चुनाव में खर्चा पहले की तुलना में बहुत बढ़ गया। जिस तरह से फॉर्म्स ऑफ कैंपेनिंग जो चेंज हुई है, और डिजिटल से लेकर टीवी से लेकर के, और बहुत ज़बरदस्त पैसा चुनाव में खर्च हो रहा है। एक आरोप ये लगता है कि उस स्थिति में एक देश एक चुनाव में जितना पैसा चाहिए होगा, उस लेवल की क्षमता आज की तारीख में बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टियों के पास उस ढंग से नहीं है। तो क्या वो लेवल प्लेइंग फील्ड होगा? एक आरोप इसका लगता है, जिसका फ़ायदा बीजेपी को तो होगा एक देश चुनाव का, लेकिन जो संसाधन में जो पार्टियां कमज़ोर हैं उनको इसका सीधा नुकसान उस स्थिति में होगा। आज जब बहस हो रही थी बिल इंट्रोड्यूस होते समय, तो सबसे अधिक दुखी, दर्द, परेशान अगर कोई पार्टियां थी तो वो स्थानीय पार्टियां थी। वही इसका पुरजोर विरोध कर रही थी, क्योंकि उनको इसी बात का डर है। तो बात आपने बिल्कुल ठीक बात छेड़ी कि जो ताकत बीजेपी के पास या कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने की है देश भर में, वो बाकी पार्टियों के पास उस एक वक्त में नहीं होती है। इसीलिए छोटी पार्टियां वो अपना स्टैंड बहुत क्लियर कर रही थी। जिन्होंने नहीं बोला, उनकी चिंता भी यही है, बीजेडी जैसी पार्टियां, कि हम कैसे कॉन्टेस्ट कर पाएंगे, हमारे पास वो ताकत कहाँ है। जब कैंपेन तो क्या साथ पार्लियामेंट और असेंबली होता ही है वहाँ। होते का मतलब नहीं है हमेशा के लिए हाँ कह देना संजय जी, हमेशा के लिए मान लेना कि हम इसी फॉर्मूले पे चलेंगे। अभी तो मजबूरी में हो रहा है वगैरह, उसकी बात है। कहानी दरअसल ये है कि जब आप कैंपेन होगा, मान लीजिए एक साथ चुनाव हो रहा है और देश भर में एक मोमेंटम बना कि हमारा नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, तो बाकी पार्टियां कैसे इस बात की इस नैरेटिव का मुकाबला करेंगी। बंगाल की ममता बनर्जी या
या दक्षिण भारत के स्टालिन कैसे कहेंगे दिल्ली में आके उस तरह के चुनाव प्रचार में कि हमारा नेता स्टालिन हो, दिल्ली की जनता को क्या मतलब है? तो भैया ना ये बहुत ही लॉजिस्टिकल इशू है, जो मतलब लॉजिकल इशू है। इसीलिए स्थानीय पार्टियों को इस बात को लेकर दिक्कत है कि आप कैंपेन का मोड नहीं सेट कर सकते हैं, आपको फॉलो करना पड़ेगा लीडर्स को। जो बड़ी पार्टियां हैं उनकी पिच पे आके आपको खेलना पड़ेगा, इसीलिए उनको इस बात का डर है। और जो दूसरी बात मयंक जी ने की, मुझे भी लगता है, हालांकि अखिलेश जी से सहमत नहीं थे, पर मुझे भी लगता है कि इस प्रस्ताव पर ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियों से बातचीत होनी चाहिए थी, उनके सुझाव लिए जाने थे। जो 9 मेंबर या 8 मेंबर कमेटी बनी कोविंद साहब की अध्यक्षता में, उसमें कौन था विरोध के नाम पे? अधीर रंजन चौधरी मात्रे को, जो कि वो उन्होंने डिसेंट लिखा, उसके अलावा कोई नहीं था। बाकी 8 आदमी किस विचारधारा के थे, किस तरह के लोग थे, मुझे उस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, देश की जनता सब जानती है। क्यों नहीं उस कमेटी के अंदर हर राजनीतिक पार्टी की एक शख्सियत हो सकती थी? जब वो प्रपोज हो रहा था, लॉ कमीशन इस पर कई सालों से काम कर रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन पर लॉ कमीशन के तमाम लॉ बदले गए अध्यक्ष। क्या सबकी राय यही थी कि ये बिल का फॉर्म आना चाहिए, इसी बिल में फॉर्म आना चाहिए, और जो 2/3 बहुमत से पास हो जाने के, आप करा लीजिए पास, हो जाएगा पास, लेकिन फिर क्या हम लोकतंत्र के साथ न्याय कर रहे हैं? इस वक्त में जो बात आप कह रहे थे मयंक जी, कि आज की तारीख में जब हम लोग 75वां साल मना रहे हैं और हम संविधान पर सभा की डिबेट कर रहे हैं, संविधान पर अभी भी संसद में चर्चा चल रही है, तो क्या हम इंसाफ कर पा रहे हैं? लोकतंत्र का मतलब क्या है? जनता की राय, जनमानस की राय, ज्यादातर की राय। और जरूरी नहीं है कि जो राय सही हो उसी का बहुमत भी हो। कई बार राय सही होती है लेकिन उसका नंबर नहीं होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि इस चर्चा में सबको शामिल किया जाए, सबकी राय ली जाए। और जब मैं फिर इसीलिए मैं बार बार संजय जी ने सवाल पूछा कि अभी लाने का उद्देश्य क्या है भारतीय जनता पार्टी का, और अगर जो बात मयंक जी ने की गई वो केवल ये सेट करना है कि हमारे पास नंबर की कमी नहीं है, भले 240 हो गए लेकिन हमारे इरादे मंजूर पूरे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप साबित करिए कि आप मजबूत हैं, आपकी सरकार को खतरा नहीं है, पर इसके लिए आप बहस करिए ना। संसद ने बिल अभी क्यों लिया, आप चर्चा करिए, देश भर में व्यापक अभियान चलाइए, टीवी चैनल पर बोलिए ना, आप डिबेट्स करें, शोज करें, आपके लोग आए, हम तो न्योता देते हैं, एनडीटीवी के प्लेटफॉर्म पर आए बीजेपी का सबसे बड़ा नेता और समझाए कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है और क्यों आज की तारीख में जरूरत है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, हम बैठा के उनकी चर्चा करके हम खुद भी समझना चाहिए। हो सकता है मुझे नहीं पता हो किसके क्या फायदे क्या नुकसान है, कैसे जीडीपी 1.5% बढ़ेगी मैं जानना चाहता हूँ, कैसे जो बात प्रियदर्शन जी बोल रहे थे, मयंक जी बोल रहे थे कि चुनाव होने से फायदा होता है और हर साल हर तरह की अर्थव्यवस्था चलती है, वो कैसे खारिज नहीं होंगी। ऐसे तमाम सवाल है लोगों के मन में जिसपे बहुत ज्यादा बहस की और चर्चा की आवश्यकता है, और वो मुझे इसमें कमी दिखाई देती है। और इंटेंशन बहुत अच्छा है कि मैं इस बिल के इंटेंशन पे कोई कतई शक नहीं कर रहा हूँ कि एक देश में एक बार चुनाव होगा तो अब जो बार बार के प्रोसेसेस रुक जाते हैं, काम धाम रुक जाते हैं, वो ईमानदारी से होंगे, सेना का इस्तेमाल, फोर्सेस का इस्तेमाल, इन तमाम चीज़ों की मैं सहमति करता हूँ, इसमें दिक्कत नहीं है। पर वही सवाल है कि इतनी जल्दबाजी किस बात की? देखिए क्या है, जल्दबाजी से, ये थोड़ा लंबा हो रहा है, जल्दबाजी से ख़त्म करी। 2014 से मोदी आए हैं तब से बात कर रहे हैं ना, वो तो डेवन से बोल रहे हैं, 10 साल हो गया उनको बोलते हुए। नहीं लाते तो आप कहते कि बात करते रहे और लाए नहीं। और इससे बेहतर मौका क्या हो सकता था जब आप 75वां साल मना रहे हैं एडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो मौका तो आप बात करते हैं ना सर। आपने 15 अगस्त 2014 को पहली बार कहा लाल किले की प्राचीर पे, आप इन 10 सालों में आपने कितनी बार सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, स्टालिन, ममता बनर्जी, लालू यादव, नीतीश कुमार के साथ बैठे कि हम वन नेशन वन इलेक्शन पर ये 1-to-1 बात करते हैं, फेस टू फेस बात करते हैं। सोनिया गांधी से अगर बात होती रहती तो बहुत सारे और भी मुद्दे साथियों की बात कर रहा हूं। बहुत सारे और भी मुद्दे सुलझ जाते। और जहाँ तक अब है ना, जेपीसी के सामने है, बाकी होगा, राहुल गांधी से भी अगर बात हो सकती तो और अच्छा होता। कैसे काम होता है देखते नहीं क्या, वक्फ बिल पे क्या फिर बिल गिर जाएगा ना, फिर तो आएगा तो बिल गिर जाएगा ना, तो ऐसे ध्वस्त हो जाएगा, किरकिरी होगी फिर सरकार की। दूसरी चीज़ जो है, रिसोर्सेज पे बहुत बात हो रही है। एक रिसोर्सेज या कैंपेन का या मोदी के फायदे का एक दूसरा पक्ष, अभी जो स्टैगर इलेक्शन हुए थे तो क्या कहा गया कि ये इसलिए है कि मोदी सभी जगह जाकर के खूब कैंपेन करेंगे, यही था ना। तो एक साथ होगा तो मोदी तो सब जगह घूमते, मतलब उतना ही टाइम उनको भी है कि उसी में उनको सारे प्रदेश के भी, असेंबलीज का भी करना पड़ जाएगा ना। एक बार एक सीट पे गए, दोनों सीट तो अभी 2024 में अभी 2024 में उनका वोट घटा, मतलब उनकी सीटें घटी, तो उसके हिसाब से तो नुकसान हो जाएगा ना भाजपा को,
24 का अगर हम देख लें तो अपोजिशन को खुश होना चाहिए कि 24 में तो कांग्रेस ने हरा दिया ना बीजेपी को। तो जब बीजेपी को 24 में हरा दिया तो कर लो भैया अगला चुनाव 29 का भी साथ में, फिर कांग्रेस की बल्ले बल्ले हो जाएगी, फिर बीजेपी को कोर्स करेक्शन का टाइम नहीं मिलेगा। तो ये आर्गूमेंट जब आपके तरफ, मतलब कुछ आर्गूमेंट के फ्लिप साइड भी होते हैं कि मतलब फिर मोदी, फिर तो उनके लिए अच्छा ही है, बल्ले बल्ले है। जहाँ तक एक रिसोर्स की बात है, मान लीजिए कि 100 रुपये खर्च होते हैं, बीजेपी के पास 100 है, किसी के पास 90 है, किसी के पास 110 है। आप रिवर्स में चलिए, आप कहिए कि बीजेपी के पास 110 है, कांग्रेस के पास 100 है, उसके पास 90 है। सबसे ज़्यादा पैसे के टर्म्स में कोई भी मुझे रीजनल पार्टी बताइए जो पैसे के टर्म्स में प्रोपोर्शनेटली गरीब हो। अभी आया था ना चंदे का हिसाब किताब, उसमें आप जरा निकाल करके देख लीजिए गरीब कौन है। ममता बनर्जी की पार्टी क्या गरीब है? एक स्टेट में है। डीएमके क्या गरीब है? आम आदमी पार्टी क्या गरीब है? टीडीपी क्या गरीब है? मतलब जो रिसोर्सेज का इशू उठा रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि आप फिर अलग अलग चुनाव होते हैं तो आप रिसोर्सेज तो लाते ही हैं ना भैया। तो मतलब आज आपके पास हैं और कल फिर आ जाएंगे, एक साथ होगा तो एक साथ कोई पैसा बचत करना और एक साथ सबके लिए बचत नहीं, एक साथ सबके लिए बचत करना, तो बीच वाले जो पैसे आएंगे वो तो आपके पास रह जाएंगे ना भाई, वो चले जाएंगे थोड़ी। जो आपका डोनर है वो जो स्टैगर्ड दे रहा है या अदरवाइज दे रहा है, मैं वही कर रहा हूँ, डेटा निकाल करके देख लीजिए कि प्रोपोर्शनेटली वो कितना गरीब है या कितना अमीर है। कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी तो उसने बोला होगा अरे भाई कांग्रेस तो पार्लियामेंट में भी कह रही थी कि हमारे पास ट्रेन। एक साथ होगा, कैसे मैनेज करेंगे? भाई पुर्णेंदु, पार्लियामेंट के समय कांग्रेस ने क्या कहा? हमारे पास तो ट्रेन में चढ़ने के लिए टिकट के लिए पैसे नहीं हैं, यही कहा था ना। तो फिर चुनाव हुआ ना, मजे में चुनाव हुआ। जितना प्राइवेट एयरक्राफ्ट या बाकी सब चीज़ें चल रही थी, मैंने ट्रेन में चढ़ने को टिकट नहीं थे और चुनाव जीत गए, फिर तो बड़ा भारी विरोधाभास है यार। पीडी सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, थोड़ा सा समय ज़्यादा हो रहा है। 2-3 बात मैं जल्दी कहता हूँ। एक तो 2003-4 में जब एनडीटीवी शुरू हुआ था, 2002 का तुरंत मामला आया था, तो एक बहस का मैंने पैटर्न देखा था। आप 1984 के सिख विरोधी दंगों की बात करें तो कांग्रेसी नेता तुरंत 2002 को ले आते थे कि इनसे पूछिए। आप 2002 की बात करें तो बीजेपी वाले 1984 को ले आते थे कि इनकी बात कीजिए। ऐसा लगता था जैसे दो अलग अलग देशों के नागरिकों ने 1984 किया हो या 2002 किया हो। वो इसी देश के लोग थे जो कभी यहाँ थे कभी वहाँ थे, वो अलग अलग लोग नहीं थे। मामला ये कि जब पत्रकार के तौर पर हम लोग बात करते हैं तो हमको ऐसी मुहावरेबंदी से जो नेताओं को अपने बचने का वोट देती हैं उससे बचना चाहिए। नेहरू और मोदी का नेताओं को तो रास आता है कि आप मोदी जी आए तो बताएं कि नेहरू ने कितनी गड़बड़ियाँ की, इंदिरा गांधी के समय क्या क्या गड़बड़ियाँ हुई, और प्रियंका गांधी आए तो बताएं कि आप लोग कैसे चीज़ों को बर्बाद कर रहे हैं। असली मुद्दा जो हम लोग बार बार संसाधनों की बात कर रहे हैं, चुनावों की फंडिंग का सवाल सबसे बड़ा सवाल था। चुनाव सुधार में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई बात आती है, सारे करप्शन की वजह मानी जाती है कि इलेक्शन लड़ना है तो पैसा कहाँ से आएगा। तो इसको लेके जो बहस कई बार चली, कई बार अधूरी रही, जिस पे बात होनी चाहिए थी कि अब चुनाव की फंडिंग का इंतजाम कैसे करें, वो राजनीतिक दलों को करना है कि स्टेट देगी। तमाम दलों के नेता जो चुनाव लड़ते हैं सब के सब वो नियम तोड़ते हैं जो चुनाव खर्च की सीमा रेखा है, सब उसको क्रॉस करते हैं और सब आंख मूंद के देखते हैं, तमाशा होता रहता है। दूसरा बात, पता नहीं 1.5% जीडीपी का आंकड़ा, जीडीपी के बारे में जो मेरी समझ है वो मतलब चीज़ें जितना, सिक्के को आप जितना घुमाते हैं उतना पैसा बनता जाता है, सिक्के से सिक्का बनता है। यानी जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ सारी बत्तियाँ बुझा दें और हवा के लिए खिड़की खोल लें यहाँ की, तो हम जीडीपी में योगदान नहीं करेंगे। हम एसी थोड़ा और तेज करें तो जीडीपी में योगदान करेंगे। हम कनॉट प्लेस पैदल चले जाएं तो जीडीपी में रोल प्ले नहीं करेंगे। हम कार से जाएं तो जीडीपी में रोल प्ले करेंगे। अब जितना खर्चा करते हैं जीडीपी उससे तय होती है। जैसे हमारे यहाँ शादी, हमारे यहाँ चुनाव, ये सब जीडीपी को बढ़ाने के कारक हैं। ये बहस अपने आप में एक अलग है कि जीडीपी किसी देश की संपन्नता का, उसके यहाँ बराबरी का अल्टीमेट मानक है या नहीं, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है या नहीं। हमारे यहाँ तो पैसे से पैसा बन रहा है। तो जीडीपी चुनाव लगातार होने से घट जाएगी या चुनाव, एक देश एक चुनाव आने से जीडीपी 1.5% बढ़ जाएगी, इसका कोई तर्क मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। अखिलेश सर, एक तो ये कि जो जैसे 2/3 बहुमत नहीं है ना लोकसभा में ना तो राज्यसभा में, सरकार के पास नहीं है,
तो इसके पीछे जो भी पथरी में इसके पीछे जो है सरकार की क्या सरकार कुछ चौंकाने वाली है, कुछ बड़ा करने वाली है, क्या कोई नए एलाइज ऐड करेगी या इसके पीछे कोई और स्ट्रेटजी है? दूसरी एक बात जो कही जाती है कि जब कोई अगर लोकसभा या वो सारे चुनाव एक साथ होंगे, अगर कोई बहुत सेंट्रल बहुत ही हाई लेवल का इशू आ गया जो लोगों के ऊपर बहुत बड़े तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है, मान लीजिए 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद का चुनाव, या आप देखेंगे कि 2019 में जो बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद का चुनाव की बीजेपी की सीट 282 से 303 हो गई और वो एक सेंट्रल फिगर थे चुनाव को, उन्होंने पूरी तरह से जनमत को इम्पैक्ट किया। क्या ऐसी स्थिति में एक जो ताकतवर पार्टी नेशनल पार्टी अगर कोई इस तरह का इशू ऐसा एजेंडा क्रिएट करती है तो उसको अनड्यू एडवांटेज होगा और जो स्टेट लेवल के मुद्दे वो कहीं दब जाएंगे? दो तीन बहुत ही गंभीर बातें आपने कही। जो बात मयंक जी ने कही थी उसी बात को आपने आगे बढ़ाया और मयंक जी की बात सही है, क्योंकि ये क्या व्यापक सहमति बननी चाहिए थी। सरकार भी ये कह रही है कि व्यापक सहमति होनी चाहिए, इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि वो कोई रश नहीं कर रहे हैं। और रश इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि नंबर्स नहीं है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन फिर भी जब आप जानते हो, हमने रिपोर्ट भी किया था ये खबर कि सरकार चाहती है बिल लेकर आए इसी सत्र में और सरकार चाहती है कि जेपीसी के पास जाए, क्योंकि सरकार चाहती है इस पर वाइडर कंसल्टेशन हो। बल्कि जो बात आप कह रहे थे राज्य विधानसभाओं की, तो जेपीसी के सामने तो ये भी सरकार चाहेगी कि जो राज्य विधानसभाओं के स्पीकर हैं वो भी अपीयर हों, ताकि वहाँ की भी जो राय है विधानसभा के कार्यकाल के बारे में, विधानसभा के बारे में, वो भी जेपीसी के सामने आ सके। तो ये वाइडर कंसल्टेशन के लिए लाए गए हैं। जो सुमित ने बात कही थी कि अभी समय क्यों, अभी क्यों लाया गया, तो जो संजय जी ने बोला कि 10 साल से तो बात हो ही रही थी, मोदी जब से आए तब से तो वो कह ही रहे थे, लेकिन ये तो 92 का है सुझाव। चुनाव आयोग ने सबसे पहले इसका सुझाव रखा था। उसका जब अटल जी की सरकार आई थी तब भी इस बात को आगे बढ़ाया गया था। तो जो चीज़ इतने 40 साल से चल रही हो उसके बारे में ये पूछना कि आज क्यों इसको लेकर के आए, और 10 साल से तो इस पर बात हो ही रही थी। मोदी जी तो हर मंच से कह रहे थे कि इस पर व्यापक चर्चा हो, डिबेट हो। मैं तो चाहता हूँ कि देश में इस पर बहस हो, तो वो तो अभी भी बहस ही बढ़ा रहे हैं। बिल आया है लेकिन कोई बिल आज तुरंत तो पास हो नहीं रहा है। दूसरी बात जो आपने कही, आपका क्या था दूसरा पॉइंट क्या था? एक था कि अगर कोई बहुत बड़ा मुद्दा आया, इसमें इसमें एक प्रावधान ये है कि इसी में जो बिल बनाया गया इसमें प्रावधान ये रखा गया है कि अगर चुनाव आयोग को लगता है किसी राज्य में किसी परिस्थिति के कारण चुनाव नहीं हो सकता है तो राष्ट्रपति की अनुमति से, चलिए वो तो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से वो करेगा और तो कोई वजह नहीं होगी। मैं तो दूसरी बात कर रहा हूँ कि अगर कोई बहुत बड़ा मुद्दा आ गया तो फिर वो सरकार भी तो सरकार तो उसी के जरिए करेगी ना। सरकार तो ये बोल के करेगी ना कि इसमें यहाँ चुनाव नहीं हो सकता, तो वो या चुनाव करवाना है पहले या नहीं करवाना है, ये तो सरकार तय करेगी ना उस वक्त की। तो ये तो सरकार के हाथ में फैसला रहेगा। लेकिन ये आप कैसे मान करके चल रहे हो कि उसका फ़ायदा हमेशा सरकार को ही होगा, जो पार्टी सरकार में होगी? देश में ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, कई मुद्दों पर हुआ। अब जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी तब TN शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उन्होंने उस वक्त जो है 2 चरण के मतदान शायद हो चुके थे और बाकी 3 चरण के होने थे, वो उन्होंने टाल दिए। उसमें तब ये आरोप भी लगाया गया कि वो टालने के कारण कांग्रेस को उसका बाद के चरणों में फ़ायदा मिला, क्योंकि सहानुभूति बिल्कुल, हाँ ये तो आप आंकड़ों के जादू करें, आप बताएंगे। तो ये तो एक एडवांटेज रहता है जो पार्टी रहती है, लेकिन जनता उसके साथ चलती है क्या? अब आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराई गई। नरसिम्हा राव सरकार ने बीजेपी शासन के जो राज्य थे उनको डिसमिस कर दिया। बाद में चुनाव सबके हुए, उन सभी राज्यों में बीजेपी हार गई। कोई कह सकता था कि देखिए बीजेपी को तो उसका फ़ायदा मिलना चाहिए था कि वहाँ पे मस्जिद गिरी है, लेकिन नहीं हुआ। जनता ने फैसला किया। तो जनता जो होती है बहुत समझदार होती है, जनता अपने हिसाब से फैसला करती है। पार्टी तो चाहेगी, कोई भी जो पार्टी सत्ता में हो, कि वो कोई भी एक ऐसा मुद्दा बड़ा बना दे और उसका फ़ायदा उठा ले, जैसे कि बालाकोट का आपने जिक्र किया, और बालाकोट का फ़ायदा बीजेपी को मिला भी। के साथ बस एक लाइन ऐड कर रहा हूँ जो अखिलेश करें। मुंबई जो टेरर अटैक था वो तो कांग्रेस शासन काल में हुआ था, उसके बाद कोई बालाकोट नहीं हुआ था। फिर मनमोहन सिंह कैसे वापस आ गए? अगर बालाकोट के फायदे से ही बीजेपी जीती या फायदा होने से उनके नंबर बढ़े तो मनमोहन सिंह की सरकार 2009 में चली जानी चाहिए थी। एक आखिरी बात जो सुमित ने कही है, क्षेत्रीय पार्टियों की बहुत चिंता है। तो क्षेत्रीय पार्टियों का आप उदाहरण अगर आप देखेंगे तो अभी हम इस पे इसी मंच पे कई बार चर्चा कर चुके हैं पूर्णेंदु की, अगर बीजेपी को कोई टक्कर दे रहा है तो क्षेत्रीय पार्टियां दे रही हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को किसने टक्कर दी? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, जो कि क्षेत्रीय पार्टी है। झारखंड में JM ने दी, जो कि क्षेत्रीय पार्टी है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने दी, जो कि क्षेत्रीय पार्टी है। लोकसभा चुनाव में यूपी में अखिलेश यादव ने दी, जो कि क्षेत्रीय पार्टी है। और अभी लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में NCP शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे इन्होंने टक्कर दी थी। तो जो काम से वो क्षेत्रीय पार्टियों में और जो काफी छोटी पार्टियां हैं, उसका भी जवाब दीजिए ना कि जो कमेटी बनी थी गोविंद साहब वाली, वो क्या ठीक कमेटी बनी थी? कमेटी में अधीर रंजन चौधरी को रखा गया था, लेकिन इसका जवाब ये भी है कि उस एक आदमी बस
नहीं तो एक रखा था, वो नहीं आया क्योंकि उनकी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स है कांग्रेस की, लेकिन उसमें और भी लोग ऐसे थे जो कि विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठित लोग हैं। अब हर व्यक्ति के अगर हम ये दूरबीन लेके देखने जाएंगे कि उसका क्या है, तो वो तो फिर आप ढूंढते रहिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये सुमित उसमें कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ओपिनियन मांगे गए थे और कांग्रेस समेत कई पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने ओपिनियन उसमें दिए हैं जो कि लिखे डॉक्यूमेंट से। और अभी जयराम रमेश ने उसको फिर से एक बार रीइंफोर्स किया, कहा कि हमारा स्टैंड जनवरी में ये था जो खरगे साहब ने चिट्ठी लिखी थी और हम उसी पे कायम हैं। और आज भी हम सुबह से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि 200 से भी 207 या ऐसा कुछ आंकड़ा है उन पार्टियों का लोकसभा में जो इसके खिलाफ है। तो ऐसे में जो उनकी पोजीशन है वो तो अपनी जगह पर है। इसलिए मैंने कहा कि जेपीसी जो कि मिनी पार्लियामेंट होती है, वहाँ पर एक फोरम है और वो जेपीसी की प्रोसीडिंग्स पब्लिक नहीं होती हैं, अपने पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की प्रोसीडिंग्स पब्लिक नहीं होती हैं। तो वहाँ पर इन कैमरा प्रोसीडिंग्स में कई लोग खुल के बात कहते हैं, 2 बातें उनकी मानी जाती हैं, 2 बातें इनकी मानी जाती है और तभी तो सहमति बनती है और ऐसे तो लोकतंत्र चलता है। तो आज की इस मैं कहूँगा गर्मा गर्म और बड़ी तीखी बहस में बस इतना ही। कल किसी और विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए।